नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले शहीद और शहादत की बात। रीवा से खबर, शहीद जवान दीपक सिंह को अंतिम सलाम की तैयारी चल रही है। गृहग्राम फरेंदा उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। सीएम शिवराज भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। सेना प्रशासन के लोग बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। लोगों की भीड़ भी अपने इस लाल को अंतिम विदाई देने, अंतिम नमन करने पहुंची हुई है। सीएम शिवराज भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और अब से कुछ ही देर बाद तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर बाद फरेंदा जो उनका गृहग्राम है वहां पर शहीद जवान दीपक सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। विदा कहा जाएगा, अलविदा कहा नहीं जा सकता। हमेशा हमेशा दीपक लोगों के जहन में, भारत के हृदय में, भारत की जनता के हृदय में मौजूद रहेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद दीपक सिंह, अलग अलग तस्वीरें हैं उनके घर पर। जाहिर तौर पर भले ही गर्व हो, फक्र हो बेटे की शहादत पर, बेटे की वीरता पर, बेटे के शौर्य पर मां के लिए बेटा है, पिता के लिए बेटा है, बहन के लिए भाई है, भाई के लिए भाई है। रिश्ते, जज्बात शौर्य की परिभाषा से परे हैं। तकलीफदेह स्थिति, चीन के साथ सीमा विवाद और उसमें शहादत दी दीपक ने। 8 महीने पहले ही दीपक की शादी हुई थी और यही वजह है कि तकलीफें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बावजूद इसके घर वाले कह रहे हैं, पूरा गांव कह रहा है कि देश के लिए कुछ भी करेंगे, शहादत के सिलसिले नहीं थमेंगे। दुख, तकलीफ, पीड़ा निश्चित तौर पर, बावजूद इसके शहादत को सलाम। सहयोगी अर्पित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्पित पांडे हमारे सहयोगी। अर्पित, किस तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं, कितना वक्त और है, क्या देख पा रहे हैं, क्या आपने देखा गांव पहुंचकर? जी बिल्कुल ललित, आपको बता दूं, शहीद अमर रहे नारों के साथ बस कुछ ही समय पहले यहां पर शहीद दीपक सिंह का पार्थिव शरीर गृहग्राम फरेंदा लाया गया है, जहां पर अब लोग नम आंखों से अपने लाल को विदाई दे रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। वहीं इसके साथ यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का भी लगातार तांता लगा हुआ है। हर एक दल के नेता यहाँ पर, कांग्रेस हो या भाजपा हो, हर दल के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं लगभग तकरीबन आधे घंटे में यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुँचने की संभावना है। और वहीं अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने के बाद यहां पर शहीद दीपक सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी ललित, अब मुख्यमंत्री के पहुंचने का भी कार्यक्रम है, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास अर्पित? भोपाल से रीवा के लिए उड़ान भर चुके हैं और 2:30 बजे यहाँ रीवा पहुंचने की संभावना है। और उसके बाद सड़क मार्ग सेवा गृहग्राम फरेंदा आएंगे और यहाँ पर शहीद के अंतिम संस्कार में शिरकत करेंगे। यहाँ पर शहीद के अंतिम संस्कार में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे और जिसके बाद उन्हें शहीद को मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे। जी, आपने जिक्र किया तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, स्थानीय नेता खैर पहुंचे हुए होंगे, ये अच्छी बात है। शहादत का सलाम सभी को करना चाहिए। क्या कुछ गांव वालों का या आसपास के गांव वालों का क्या कहना है? सभी लोग, जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि उनके अमर होने के नारे लगाए जा रहे हैं, आसपास के गांव वाले भी क्या पहुंचे हुए हैं? उनसे आपकी कोई बातचीत हुई हो?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं मध्य प्रदेश की माटी का हिलाल आज शहीद हो गया है। तो रीवा ज़िले के दूर दूर के गांव से लोग आए हुए हैं और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर अमर शहीद के नारे लगाए जा रहे हैं तथा सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद दीपक सिंह को। जी ललित, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। तो अर्पित हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरीके से वो जानकारी दे रहे हैं, पार्थिव देह पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें भी जो कुछ देर पहले अर्पित ने भेजी थी वो हम दिखा रहे हैं। अर्पित सीधे हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और शहीद जवान अमर रहें, इस तरह के नारों के साथ अंतिम विदाई शहीद दीपक सिंह को। उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। चीन से जो सीमा का विवाद चल रहा है उसमें शहादत दी है दीपक ने। फरेंदा में ही उनका अंतिम संस्कार होना है। 8 महीने पहले ही शादी हुई, लेकिन अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखते हुए, अपने परिवार से ऊपर अपने देश को रखते हुए दीपक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अर्पित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अर्पित से हम अपडेट भी ले रहे हैं। अर्पित, एक बार फिर और आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो जिला प्रशासन है उसने आपको इत्तला कोई जानकारी मिल पाई है वीआईपी मोमेंट के मार्फत कि कब तक मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे? या चूंकि आज राज्यसभा चुनाव के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था, मौसम की दिक्कतें अपनी अलग हैं, कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? जैसा कि आज राज्यसभा चुनाव का दिन था और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुँचने की संभावना है, जहाँ पर शहीद दीपक सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर हमारी जिला प्रशासन से बात हुई है तो जिला प्रशासन का यही कहना है कि लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर शामिल होंगे और अपने देश के जवान बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आपकी जो गाँव वाले हैं उनसे बातचीत हुई होगी, जो दोस्त रहे होंगे दीपक के, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ उनका कहना है अर्पित? जी बिल्कुल, हमारी उनके दीपक के कुछ दोस्तों से बात हुई, ग्रामीणों से बात हुई, तो बिल्कुल अपने भाई और मित्र की शहादत पर उन्हें गर्व है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि चीन के इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी तो लगातार अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोस्तों से भी उन्होंने चर्चा की, गांव वालों से भी चर्चा की, आसपास के स्थानीय ग्रामीण भी यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जिला प्रशासन, सेना दोनों की जिम्मेदारी है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी शहीद जवान दीपक सिंह को और इसी अंतिम विदाई के लिए तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। शहीद जवान अमर रहे के नारों के बीच दीपक अलविदा कह रहे हैं, लेकिन दीपक की देह, पार्थिव देह भले ही अलविदा कहे, दीपक कभी अलविदा नहीं कहेंगे। वो विदा जरूर ले रहे हैं पर हमेशा हमेशा भारत के हृदय में उनकी याद, उनकी ये शहादत रहेगी। शहादत की खबर सहसा सुनने पर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जब घर वालों को इस बात की इत्तला दी गई, सैन्य अधिकारियों ने, सैन्य अफसरों ने जब इस बात की इत्तला दी कि दीपक की शहादत हुई है, लोगों को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जनसमूह के बीच दीपक विदा लेंगे, दीपक की पार्थिव देह विदा लेगी। दीपक हमेशा हमारा हौसला बनकर इसी तरीके से प्रकाशमान रहेंगे, इसी तरीके से उनका शौर्य, उनका साहस हमें
हमेशा प्रेरित करेगा। सेना के किस्सों में सेना की शहादत के किस्से, सेना के साहस के किस्से, भारतीय सेना के गर्व के किस्से, उसमें एक चैप्टर दीपक भी होगा। जिस तरीके से उन्होंने चीनी सैनिकों का सामना किया, अपनी सरहद पर, अपनी जमीन पर, अपनी मातृभूमि पर 1 इंच भी अंदर नहीं आने दिया, दाखिल नहीं होने दिया, सीना तान कर वो खड़े रहे। आप सबके लिए, हम सबके लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। यही वजह है कि हम कह रहे हैं दीपक तो दरअसल कहीं गया नहीं, दीपक अब आफताब में, अब सूरज में तब्दील हो चुका है। उस सूरज में जिसके शौर्य की आभा सदियों तक बोली, सुनाई, बताई जाएगी। ऐसे ही शहीद दीपक को विदाई देने की तैयारी चल रही है। नारों के बीच अपने प्रिय दीपक, जिनके साथ बचपन दीपक ने बिताया होगा, जिनके साथ तरुणाई के दिन उसके बीते होंगे, वही दीपक अब विदा ले रहा है। ऐसे सपूत की विदाई के लिए न सिर्फ गांव वाले बल्कि आसपास के गांव वाले, रीवा से कई लोग पहुंचे हुए हैं, स्थानीय नेता पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। जैसे अर्पित जानकारी दे रहे थे, प्रशासन ने जानकारी दी है कि 2 से 2:30 बजे के तकरीबन मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम था, पर उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं। आज जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम भी बहुत तेज़ी से बदला है, सियासी घटनाक्रम से तात्पर्य चुनाव से है, और यही वजह है कि संभवतः थोड़ी देरी हो रही है। लगातार हमारी नज़र शहादत को सलाम के इन तस्वीरों पर बनी हुई है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। राज्यसभा के रण का अब रुख करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। सभी 206 विधायक जिन्हें मतदान करना था वो मतदान कर चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शुरुआत में ही उन्होंने वोटिंग कर ली थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मतदान किया। 3 सीटें हैं राज्यसभा की इस चरण में और 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी से, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, फूल सिंह बरैया प्रत्याशी बनाए गए हैं। 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी और 206 जो वोट हैं उन्हें गिना जाएगा और उसके बाद पहले से साफ तस्वीर और जिस पर चमत्कार के संशय के बादल थे वो हट जाएंगे। राज्यसभा का रण हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई। राज्यसभा के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और सभी 206 विधायकों ने, सबसे आखिर में कुणाल चौधरी, उन्होंने मतदान किया। कोविड-19 पॉजिटिव हैं वो। वोटिंग खत्म हो चुकी है और जैसा कि हमने जिक्र किया, कुणाल चौधरी ने भी मतदान किया। पीपीई किट में कुणाल पहुंचे हुए थे, मतदान उन्होंने किया और उसके बाद ये तय प्रक्रिया थी, आयोग की तरफ से गाइडलाइंस थे। एहतियातन सबसे आखिर में उन्हें मतदान के लिए जाना है, एम्बुलेंस के जरिए ही वो जाएंगे। अस्पताल से सीधे एम्बुलेंस के जरिए वो विधानसभा पहुंचे। एम्बुलेंस में बैठे बैठे भी उन्होंने वी फॉर विक्ट्री दिखाई का साइन दिखाया, संकेत दिखाया, वी फॉर विक्ट्री, जीत का संकेत। इसके बाद उन्होंने मतदान किया और फिर वापस वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। ये मतदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीपीई किट में मतदान की ये पूरे देश की संभवतया पहली तस्वीर होगी। इसी राज्यसभा चुनाव के लिए आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और डाक मतपत्र के जरिए यह आयोग लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 का किसी तरीके से संक्रमण न फैले, इसे सुनिश्चित करते हुए फैसला लेगा। आयोग की तरफ से ये फैसला दिया गया था। वोट अपना दे चुके हैं कुणाल चौधरी, उस वक्त की ये तस्वीरें। उसके बाद सैनिटाइज भी किया गया, ये साफ कर दिया गया था कि सैनिटाइजेशन किया जाएगा। उनके वोटिंग के बाद जो जिस रास्ते से वो आए थे या जो वोटिंग कक्ष तक वो पहुंचे थे, उस जगह को सैनिटाइज किया जाएगा ताकि किसी भी तरह संक्रमण का कहीं कोई खतरा ना रहे, कोई चांस ना रहे, कोई रिस्क ना रहे। सैनिटाइजेशन किया गया। उनके जाने के बाद ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुणाल चौधरी मतदान करने पहुंचे। मतदान के बाद सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हुई
बीजेपी के कुछ नेता जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में कहा भी। आयोग ने हालांकि फैसला लिया था पर आपत्ति दर्ज कराई गई। ये कहा गया कि इस तरीके से पीपीई किट पहुंचकर लोगों की जान को खतरे में डालना, लोगों मतलब नेताओं की जान को खतरे में डालना, लोगों की जान को खतरे में डालना और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि राज्यसभा चुनाव हमारे दोनों उम्मीदवार जीत रहे हैं। उपचुनाव की रणनीति पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम 24 में से 24 सीटें जीतेंगे। तोमर ने यह भी कहा कि अगर स्वस्थ होते ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मैदान में सक्रिय नजर आएंगे, अगर जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे तो। उन्होंने बीजेपी में किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह जी, आज राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, क्या आपको जो 2 सीटें हैं वो आपके लगभग तय मानी जा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में 2 सीटों पर लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। सर, इसके बाद जो उपचुनाव होना है उसकी भी रणनीति कहीं ना कहीं आप लोगों ने बनाई है। क्या लगता है कि सिंधिया जी कब तक मैदान में उतर आएंगे और आप लोगों भी कब सक्रियता आपकी उपचुनाव को? सिंधिया जी अभी अस्वस्थ हैं, जैसे ही स्वस्थ होंगे वो चुनाव के मैदान में होंगे। वो भाजपा जो है 24 सीटें लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी। सर, एक और सवाल, दिग्विजय सिंह कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि दूसरे फूल सिंह बरैया। बीजेपी की ओर से बात कही गई कि बरैया को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पर आप? देखिए, दरअसल ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस किसे तय करती है, किसे तय नहीं करती, मैं थोड़ी तय कर सकता हूँ। सर, कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं कि बीजेपी के जो कुछ नेता हैं वो नाराज़ चल रहे हैं क्योंकि जो 22 लोग आए हैं सिंधिया समर्थक, उनके टिकट की वजह से उनकी कहीं ना कहीं जगह कटती जा रही है। देखिए, दरअसल क्या है कि इस प्रकार के संदेह उत्पन्न करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर उन लोगों को पार्टी की सदस्यता दी है और उन लोगों के साथ रहने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यापक राजनीतिक दल है, विचारवान राजनीतिक दल है और जो लोग हमारे साथ समरस होंगे वो हमारे साथ रहेंगे। उपचुनाव में सर कितनी सीटें आपको लगता है कि 24 में से? बताया ना 24। तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और उनका कहना ये है कि 24 में से जो 24 सीटें हैं वो जीतेंगे। और जहाँ तक बात नाराज़गी की है तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो लोग आए हैं, यानी कि सिंधिया समर्थक आए हैं, तो फिर बीजेपी की रीति नीति को स्वीकार करके आए हैं। कैमरामैन उबेद के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया कि हमने कोई खेल नहीं खेला, जब खेला था तब उन्होंने कुछ किया नहीं। ये पूछना चाहिए था कि कब आपने खेल खेला था। और कमलनाथ के ट्वीट को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, कांग्रेसियों ने ही अपने साथ खेल खेला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, राज्यसभा में जो मतदान हुआ है उसको लेकर ये कहा जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ये कहा है कि राज्यसभा की 1 सीट के लिए ही इस तरह का जो खेल है वो देखने को मिला था। देखिए, हमने कोई खेल नहीं खेला है। हम 2 सीटें जीत रहे हैं, वो 1 जीत रहे हैं। हमने कोई खेल नहीं खेला और जब खेल खेला था तब उनने कुछ नहीं किया था। हमको मालूम था कि 2 हम जीतेंगे, 1 वो जीतेंगे, इसमें खेल की जरूरत थी नहीं। अगर कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ आदमी इस तरह का ट्वीट करते हैं तो पुनर्विचार करेंगे। तो वो अच्छा होता कि वो 1 दिन पहले कर देते इस ट्वीट को। अगर 1 दिन पहले भी ट्वीट करते तो सर क्या बदलाव आता? भावनाओं को क्या प्रतिक्रिया करना, जब बिना खम्भे के आसमान टिकाए अगर गिर जाता तो क्या होता। देखिए सर, इस बार जो राज्यसभा में मतदान हुआ उसको लेकर बहुत ज्यादा आप लोग भी बहुत सावधानियां बरती गई, बहुत सारे विधायकों को बुलाया गया, सपा बसपा निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुंचे और सबके साथ एक बैठकों का दौर भी चला। इससे पहले इतनी जो सावधानियां हैं वो शायद ही देखने को मिली। हमेशा से ऐसे ही होता है। इसके पहले तो कांग्रेस होटल में भर के ले गई थी तनखा जी के चुनाव में, लाए तो आज भी बसों में ही थे वो। कांग्रेस सदैव से अपने लोगों के प्रति अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित रहती है और इसलिए भाजपा ने कभी कोई ऐसा खेल नहीं खेला। जब कांग्रेस के संग जो खेल खेला कांग्रेसियों ने ही खेला, भाजपा ने नहीं खेला। चलो, तो बिल्कुल ये हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, जिनका यही कहना है कि भाजपा ने किसी तरह का कोई खेल नहीं खेला है। पहले से ही हमारे पास इतना बहुमत था कि 2 सीटें हमारे पास आ रही थी और इस तरह की जो सावधानियां हैं, विधायकों के साथ बैठक, भाजपा सपा बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ, वो हमेशा से होती रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।
और बीजेपी के प्रत्याशी सुमेर सिंह सोलंकी का बयान, बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे वो जरूर पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। ये दोनों पार्टियों के हम उनसे बातचीत कर सकें, और इस वक्त हमारे साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुमेर सिंह सोलंकी वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या उम्मीदें हैं। निवेदन करेंगे कि वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमेर सिंह जी, आज चुनाव का दिन है। अब मैं देख रहा था कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं। आप क्या उम्मीद लगती है आपको चुनाव के नतीजों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम ये चुनाव, दोनों ही प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। कल विधायक दल की बैठक भी हुई, उसमें आपका संबोधन भी हुआ। हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया आ नहीं पाए, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन किया है। क्या लगता है कि जो चुनाव के बाद की स्थितियां कितनी बदल जाएंगी? क्योंकि अभी आपका जो पेशा है वो बतौर प्रोफेसर था, अब आप राज्यसभा में बतौर सांसद जा रहे हैं। कितना कुछ बदलाव आप देखते हैं और किस तरीके की प्राथमिकताएं आपकी चुनाव नतीजे जैसे प्रत्याशित हैं कि आप जीत रहे हैं, आपने कहा भी है, तो फिर क्या आपकी प्रायोरिटीज रहने वाली हैं? मैं शुरू से ही हमारे भोले भाले आदिवासी समाज के बीच में रहा हूँ। मैं तो प्राध्यापक कॉलेज में होने के बावजूद भी जब भी मुझे समय मिलता था मैं हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में पूरा दिन रहता था। उनकी समस्याएं और उनकी समस्याओं के अतिरिक्त हमारे जो समाज की छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको अक्सर मैं नोट किया करता था, और उसको देखने के बाद लगा कि मेरा समाज आज भी बहुत सारी चीज़ों से दूर है, और मैं उन तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहा था बतौर शिक्षक के रूप में। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश के हमारे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, तो मैं उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल शिक्षा से भी जुड़ा हुआ रहा, और सामाजिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक 10 से 12 सालों तक काम किया। मुझे लगा कि उच्च शिक्षा के लिए लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है, और तकनीकी शिक्षा की भी बात है, कौशल विकास की भी बात है। साथ में मैंने स्वास्थ्य की दिशा में भी बहुत ज़्यादा काम किया। सामाजिक जागरूकता के लिए समाज में, वैसे ही जनजातीय समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। कोविड-19 के बाद तो सारी अच्छाइयाँ और भी हमें अच्छे से पता चली, परंतु उसके बावजूद भी कुछ न कुछ कमियाँ सब में होती है। तो मैंने सोचा कि उन कमियों को रेखांकित करते हुए उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। और मुझे उस समय जब मैं कॉलेज में प्राध्यापक रहा तो एक निश्चित दायरे में ही मैं काम कर पा रहा था। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने एक छोटे से विकासखंड, आदिवासी विकासखंड के छोटे से गांव से मुझे राज्यसभा में बतौर राज्यसभा सदस्य के रूप में भेजने का निर्णय लिया। ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज के लिए गौरव का विषय है, और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का हमारे मध्य प्रदेश की 1.5 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। तो देखिए, ये है सुमेर सिंह सोलंकी, जिनका कहना है कि जिनका जीवन रहा है सामाजिक तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, वो काफ़ी संघर्ष का भरा रहा। जैसा उन्होंने कहा भी कि उन्होंने पशु चराए हैं, मोटर बाइंडिंग का भी काम किया है, और फिर अपनी शिक्षा के बल पर वो प्रोफेसर बने और अब राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। तो निश्चित ही अब उम्मीद वो लगाए हुए हैं पूरी तरीके से कि जीत उनकी सुनिश्चित है। बीजेपी के जो 2 प्रत्याशी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी, उनका वोटों के गणित के लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि राज्यसभा में जाना तय है। अब इंतजार रहेगा नतीजों का 5 बजे, जब वोटिंग के बाद राज्यसभा के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। राज्यसभा के रण पर हमारी नजरें बनी हुई हैं।